फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे ना तो जो बाकी के लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेंगे। वन थिंग, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्राइस रखा है मेरी तरफ से। वो हर एक नीट एस्पिरेंट को जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए गिफ्ट है। सो माय नेम इज़ दरक्षा तरन्नुम, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश। सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना जब अपने आप का ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं कि यार मैं MBBS कर रहा हूँ। यस, नीट एस्पिरेंट का तो ये ड्रीम है। इट इज़ मतलब 2023 में यही टाइम था, 2023 में जनवरी का टाइम, जब मैं रो रही थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तब भी 3 महीने बचे हुए थे नीट के एग्ज़ाम्स को होने के लिए, और अब भी नीट 2024 को होने के लिए 3 महीने बचे हुए हैं। उस वक्त मैं सोच रही थी कि अगले साल ये वक्त पे मैं क्या कर रही होंगी, और इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि अभी नीट एस्पिरेंट क्या कर रहे होंगे। एंड आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये 3 महीने आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप भी अपने सपने को जी सकें, क्योंकि मैंने क्रैक कर लिया तो यार आप भी कर सकते हो। इट्स रियली नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ बिग डील बट इट्स रियली नॉट सो बिग डील। कर लोगे, लेकिन किन शर्तों में करोगे वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगी। सो वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी हर एक कंडीशन को रख कर इस वीडियो को बनाया है यार। जो जो चीज़ें मैंने फेस की थी उस टाइम पे ना, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ कवर किया है। आई रिमेंबर दोज डेज़ यार, मतलब मेरे टीचर भी हैं, उन्हें भी याद होगा कि मैं उनके सामने कितना रोई थी यार। मेरे मार्क्स कितने कम आ रहे थे, आई रिमेंबर एवरीथिंग। सो मैंने यही सोचा कि यार ये वीडियो की ना बहुत ज़रूरत होती है नीट एस्पिरेंट को, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे चाहिए था ऐसा कोई गाइडेंस, मुझे चाहिए था ऐसा मोटिवेशन उस टाइम। और मुझे जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई थी ना, मुझे जो चीज़ें नहीं कही गई थी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ ताकि आप अपने इन 3 महीनों को इतना इफ़ेक्टिवली यूज़ करें कि आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो और आप सेटिस्फाइड हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, एग्ज़ाम क्रैक तो काफ़ी करते ही हैं, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन वाला जो टर्म आता है ना, हर किसी को नहीं हो पाता है। तो आपको आपके रिज़ल्ट से सेटिस्फैक्शन हो, उसके लिए आपको इन 3 महीने कस के मेहनत करनी है, रगड़ देना है। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्राइस रखा है मेरी तरफ से। वो हर एक नीट एस्पिरेंट को जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए गिफ्ट है। सो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें भी बताना, एंड वो गिफ्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी समस्याएं आती हैं नीट एस्पिरेंट को, दिमाग में इतना सारा प्रेशर होता है। कुछ लोग फैमिली से दूर होते हैं तो फैमिली की भी कमी खलती है। कुछ लोगों पे सिलेबस कंप्लीट ना होने का प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं कंक्लूड करूँगी कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे कि यार हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है। मेरी टीचर बोला करते थे मुझे हमें कि यार गधा मजदूरी मत किया करो, करो तो स्मार्ट वर्क करो, हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल मेकिंग, शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाकर किस तरह से स्टडी करनी है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने हेल्थ के बारे में। यार हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपनी हेल्थ को। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रखना है, क्योंकि ये चीज़ होती है जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। हम डेली अपना मोटिवेशन लूज़ करते हैं, तो इसकी बात हम सबसे आखिरी में करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ये 5 पॉइंट में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी जो जो चीज़ आप फेस कर रहे हो इस टाइम पर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो यार बहुतों की शिकायतें होती है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अब मुझे गिना दो, ऑनेस्टली मुझे गिना दो कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो। सुबह मान लो आप सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे हो, मैं मानती हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो कि सुबह 4 बजे नहीं उठते मेरी तरह। मैं नहीं उठती थी सुबह 4 बजे। आप मान लो 7 बजे उठ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, 8 बजे उठ रहे हो। अब मुझे बताओ कि यार 8 बजे उठ रहे हो,
क्लासेस लग रही होंगी, बहुत लोग क्लासेस जाते होंगे, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, ऑनलाइन क्लासेस लगती होंगी, तो क्लासेस आपने लगा ली। क्लासेस आपकी मैक्सिमम 6 घंटे की होती है, मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितनों से भी मैंने सुन रखा है, क्लासेस मैक्सिमम मैंने 6 आवर्स की सुनी है, उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा रहा होता। तो 8 से 6 घंटे ये होगा, यानी कि आपका कितना हो गया, 2 बज गया। अब 2 बजे के बाद में आपने मान लो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, आराम किए, 3 बज गए, ठीक है। 3 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक का आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है, 6 आवर्स बचे हुए हैं। और 6 घंटे अगर आप, मैं सिर्फ रात के 9 बजे तक की बात कर रही हूँ, 3 से लेकर 9 बजे तक, ये 6 घंटे हैं। 6 घंटे अगर आप डेली खुद को टाइम दे रहे हो ना पढ़ाई में, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। लिटरली अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, एक्टिव स्टडी कर रहे हो ना, तो 6 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत होते हैं 6 घंटे, कर लोगे। लेकिन आपको अब अपना जो सिलेबस है, रिवीजन है, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन करके रखनी है इन 3 महीने में। अभी तो अब तो आपका शायद सिलेबस कंप्लीट कुछ का हो गया होगा, लेकिन कईयों का नहीं हुआ होगा। तो जिनका सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उनके पास में फरवरी तक का टाइम है यार। फेब के महीने में पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करो आप। आपका फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और सिलेबस भी ऐसे कंप्लीट करना है आपको कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले करना है, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको बाद में करना है। लेकिन आपको स्किप कुछ नहीं करना है। नीट के एग्जाम में आप स्किप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। हो सकता है आपका नसीब ऐसा हो कि जिस चैप्टर से कभी कुछ पूछता ही नहीं था, उसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ना ऐसे। तो आपको टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, स्किप कुछ नहीं करना है, पढ़ना सब कुछ है आपको, लेकिन आपको अपने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले करना है, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को बाद में करना है। तो फैब का पूरा महीना आपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया, ठीक है। अब याद रहे कि जब आप ये पूरा महीना सिलेबस कंप्लीट में लगा रहे हैं ना, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंप्लीटिंग सिलेबस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, आप भूल जाओगे। फिर आपके पास में बचेगा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना। तो मार्च और अप्रैल में आपको रिवीजन करनी है और टेस्ट लगाना है। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है मार्च और अप्रैल में। सो मार्च के महीने में आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए अगर आप ज़्यादा रीड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट में अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो अगर आप रीड कर सकते हैं ज़्यादा, तो एक दिन में बायो के 2 से 3 चैप्टर्स आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। एक दिन में बायो के 2 से 3 चैप्टर उठा सकते हो आप। फिजिक्स का 1 उठा लो, क्योंकि फिजिक्स का अगर ज़्यादा आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। लेकिन यार फिजिक्स का मैं बोलूँगी कि 1 ही चैप्टर एक दिन में करो, और अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है वो चैप्टर तो 2 दिन में 1 चैप्टर करो। तो फिजिक्स का रिवीजन इस तरीके से करो। केमिस्ट्री का रिवीजन आप एक दिन में 1 चैप्टर आराम से कर सकते हो। बायो का चैप्टर 2 से 3 नहीं हो रहे हैं एक दिन में, तो 2 ही चैप्टर लगाओ। इस तरीके से आप एक दिन में 4-4 चैप्टर करके, पूरे आपके पास में जो 31 डेज है मार्च के, उसमें आप 4-4 करके कर सकते हो आराम से 124 चैप्टर्स। मतलब 124 इतने तो हैं भी नहीं, रिड्यूस भी हो गया है सिलेबस। तो मार्च का पूरा महीना आपको रिवीजन में फोकस करना है। रिवीजन के साथ साथ आपको मार्च के महीने में टेस्ट लगाना है। कोशिश करें कि हर 4 से 5 दिन में एक मेजर टेस्ट आप लगाएं, और जो आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में ही आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने का तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करें। जब मैं अपने लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, जब मैं फैब के टाइम में थी, फैब मार्च में, तो हमारा ना सिलेबस कंप्लीट हो गया था। हमारा जैन के लास्ट तक बहुत सारा कंप्लीट हो चुका था सिलेबस। फैब में भी हमारा मिड फैब तक पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। तो हमारे पास में टाइम था, मार्च था, अप्रैल था, और फैब का कुछ दिन भी थे। तो उन दिनों में हमने रिवीजन किया था। मैंने कुछ इस तरीके से रिवाइज़ किया था कि मैंने ना जो टॉपिक, मैं बायोलॉजी में, क्योंकि मुझे रीडिंग करने में मुझे थोड़ा सा आलस आने लगा था, क्योंकि मुझे बहुत नींद आने लगती थी कि रीड कर रही हूँ मेरे को नींद आने लगती थी। तो मैंने वहाँ पे फिर मॉडिफाई किया अपने स्टडीज़ को। जो पैराग्राफ मैंने देखा, रीड किया एक बारी, फिर उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की, ये अगर आपको जानना है तो ये मुझे आप पर्सनली पूछ लेना। मैं यहाँ पे किसी का भी प्रमोशन करने नहीं हूँ। तो मैंने इस तरीके से किया था, जो पढ़ रही हूँ उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो इस तरीके से वो बोरियत भी नहीं लग रही थी, वो इंटरेस्टिंग भी होता गया था। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये पता चल रहा था कि मैं कहाँ क्या मिस्टेक कर रही हूँ। तो यार ये चीज़ बहुत मदद करती है आपकी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको समझ आने लगता है कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, आपका ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। सो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए आपको कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। सो मार्च के महीने में आपको ये चीज़ करनी है, रिवीजन करना है, वीक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को ऐसे मेंटेन करके चलना है। आपको वीक टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक को नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मार्च का महीना निकल गया।
उसके बाद में अप्रैल है आपके पास में, तो मार्च में आपने काफ़ी हद तक रिवीजन कर लिया है, लेकिन अब आपको रिवीजन रोकना नहीं है। अप्रैल में आपको रिवाइज करनी है, लेकिन अप्रैल में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, आपको मेजर तो लगाने ही लगाने हैं। हर 2 दिन में एक तो मेजर लगा ही लेना यार। मेजर लगाओ, एनालिसिस करो। मेजर टेस्ट, मॉक टेस्ट की बात करी मैं, कंप्लीट नीट सिलेबस का जो टेस्ट होता है ना, वैसा सिलेबस का टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट लगाना है अप्रैल में। तो हर 2 दिन में एक लगाओ टेस्ट और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। और जो टॉपिक वहाँ आपको नहीं बन रहा है, जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और बहुत सारे आपके गलत होंगे क्वेश्चन, लेकिन जब आप एनालाइज करोगे ना उस टेस्ट को, तो कोशिश करना कि 200 के 200 क्वेश्चन आपको रटे होना चाहिए। 200 के 200 क्वेश्चन का आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया आपने। और वो कैसे होगा, आपने देख लिया क्वेश्चन पेपर, पहले सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ गया, आपने उसको मैच कर लिया, मैच करने के बाद में एनालाइज जब आप कर रहे हैं, तो जो टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, गड़बड़ लग रही है, उस टॉपिक को जा करके अपने नोट्स में पढ़ लो, वापस पढ़ लो, एक्टिव रिकॉल कर लो उस चीज़ का, और फिर उसको अगले टेस्ट होने से पहले जो पुराने टेस्ट का एनालिसिस किया था उसको देख कर जाओ। फिर देखो कि अगले टेस्ट में कितनी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हो। शुरू के 2-3 मॉक ऐसे होंगे जहाँ आपको लगेगा कि यार बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन यकीन मानो अगर इन 2-3 मॉक टेस्ट में से हर बार 200 क्वेश्चन रट के जा रहे हो ना, अगले आने वाले मॉक टेस्ट में उतना ही बेहतर परफॉर्म करोगे, और नीट की मेन एग्जाम में तो सबसे बेहतर परफॉर्म करोगे। जितना भी आपका साल भर का स्कोर रहा है, सबसे बेहतर स्कोर आपका नीट के एग्जाम में रहेगा, आई गारंटी यू। लेकिन आपको इतना करना होगा उसके लिए। मई में जो शुरुआत के 3-4 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के जस्ट पहले वाले, तब आपको टेस्ट नहीं लगाने, तब आपको सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज़ करनी है जो आपके डाउट आए थे, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न थी। जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए गए हैं, बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, फ्लो चार्ट्स जो दिए हुए हैं ना, वो एवोल्यूशन वाले जो चार्ट वगैरह दिए हुए हैं, अच्छे से देख कर जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, +4 मार्क्स मिलते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं है उसमें, लट के जाना, कर लोगे। तो इस तरीके से अपने 3 महीनों को आपने डिवाइड कर लिया। अब बात करते हैं यार स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको, आप आपका शेड्यूल कैसे बनाओगे। पहले हम शेड्यूल डिस्कस करते हैं, अब बात करते हैं कि यार आपका शेड्यूल कैसे बनाएं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सुबह फिजिक्स पढ़ो, रात को बायो पढ़ो, दिन में नहीं बोलूँगी मैं ये। हर स्टूडेंट में अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, जिसको जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ता है। बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरे टॉपिक को ढंग से रिवाइज़ करना है, और जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट खूब लगाने हैं। शेड्यूल अपना अपने हिसाब से सेट कर लो और उस फिक्स शेड्यूल में काम करो। यार फिक्स शेड्यूल में काम करना, शुरू के 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं, मतलब शुरू के 1 दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, आपको शुरू में कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा। और शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, उतना ही आपका रिजल्ट दिखेगा। फिजियोलॉजी में ना अभी रिसेंट हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो नर्व से ना इम्पल्स आ रहे होते हैं। पहले एक इम्पल्स आया जो कि थ्रेशोल्ड नहीं, मतलब थ्रेशोल्ड से कम था, फिर उसके लगातार इम्पल्स दिए गए जो कि थ्रेशोल्ड से कम था। तो क्या हुआ, लगातार जो इम्पल्स दे रहे हैं, अल्टीमेटली उनका समेशन होकर के जो इम्पल्स बन गया वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया, तो मसल स्टिमुलेट हो गई। यही चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंस रहोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। डरना नहीं है, शुरू में रिजल्ट नहीं दिखेगा, मैं लिख के ले लो, 4 दिन में रिजल्ट नहीं दिखने वाला है आपको। लेकिन वही अगर आप महीना भर कर रहे हो ना, 3 महीने तक कर रहे हो ना, तो फिर आपका रिजल्ट दिखेगा। 3 महीने तक करना है। ये बात हो गई आपके शेड्यूल की। आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाएंगे। आप जिस वक्त जो पढ़ सकते हैं आप अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि यू नो बेटर योर सेल्फ देन एनी वन एल्स। कोई नहीं जानता आपको, आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करो, अपना शेड्यूल सेट करो, अपना फेवरेट टॉपिक को जितना आपको पढ़ना है उसके हिसाब से सेट करो। बस इग्नोर किसी टॉपिक को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यार